Good afternoon, students. How are you? I'll start in 1 minute. I can start again. Okay. Can you see my screen now? I'm assuming that everybody can listen to me and everybody can see the screen also. Please give me a confirmation in any case if you are not able to see. Or is there in any problem in just listening to me also? Please give me a confirmation. Please tell me. There are only 11 participants for now. I'm going to conduct this class and then after that immediately the next class will start at 2:45. So join that one also. Once this will get over, I'll start next one. I have to cover 1, 2, maybe or 3 topics if possible in these 2 classes. So let's hurry up. In the last class, we have discussed about constitutionalism. This PPT was under the discussion. I have already discussed these 2 slides also.
and we were about to discuss the evolution of constitutionalism in the last class, and we were not able to complete this basically, so I'll just complete it quickly, and we will move to some other topic now. Okay, so evolution of constitutionalism or constitution, basically we will study in this. Evolution means that how this constitutionalism, this concept of making the constitutions in the entire world has taken place. मतलब इसका evolution कैसे हुआ, कैसे, कब, इन दी पास्ट, कैसे, कहाँ पर, कब, किसने ये सोचना स्टार्ट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या एक लॉ होना चाहिए, कब, कहाँ पर, किस कंट्री में, किसको कैसे ज़रूरत पड़ी अंडरस्टैंड करने की कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर. दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन. के जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ कि पहले अर्ली मैन्स होते थे, फिर इस तरह से हुआ, फिर और चेंजेस आए, देन नाउ वी आर द एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स. तो वो इवोल्यूशन जैसे ह्यूमन बींग्स का हुआ है, वैसे ही इवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कैसे हुआ. तो इन द पास्ट अगर हम 200, 300, 400, 500 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था, अक्रॉस दी होल वर्ल्ड देयर वाज दी रूल ऑफ द किंग्स. मतलब राजा महाराजा जो हुआ करते थे कंट्री पर, वही रूल किया करते थे और उन्हीं की फैमिली आगे मेल मेंबर के थ्रू बढ़ती रहती थी और वही लोग कंट्री को आगे भी रूल करते रहते थे. So in the past, constitutions were promulgated by kings. The concept of governing a country on the basis of constitution drafted a special representative is the product of democratic revolutions. जो मतलब जो लोग जैसे एक तो राजा होता था और जो बाकी लोग होते थे वो प्रजा होती थी. तो बेसिकली जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव होते थे या द एंटायर यू कैन से इकोनॉमी और द अदर पीपल ऑफ द कंट्री या अदर कंट्री में हम मान लेते हैं, उनको ऐसा लगा, वो भी उन्होंने रिवॉल्यूशंस जब स्टार्ट किया कि हमें भी ऐसा चांस मिलना चाहिए. मे बी जो राजा का बेटा है, एट टाइम्स इट कैन बी पॉसिबल कि वो उतना मतलब जैसे बोलते हैं कि क्वालिफाइड नहीं है टू रन द कंट्री, बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन, only the son of the king and then his son further this particular thing was going on. तो बेसिकली वहाँ पर नीड अराइज हुआ, जबकि जो मतलब रिवॉल्यूशंस जिन लोगों ने विद इन द कंट्री अपने करना स्टार्ट कर दिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, ये होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, वी कैन ऑल्सो बी दी वन अमंग अस, द पर्सन कैन ऑल्सो बी चूजन एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ डिफाइंड डॉक्यूमेंट, और उसके हिसाब से जो क्वालिफाइड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मे बी दोज कैन बी चूजन, और जैसे भी करके एक कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन बने या कोई नॉट कॉन्स्टिट्यूशन भी, या कोई भी एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट बने, जिसको सेट ऑफ रूल्स बने जिसको फॉलो करके किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट फॉर्म हो या कुछ भी ऐसा हो. सो देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाज फर्स्ट फाउंड इट्स एक्सप्रेशन इन फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इन द यूएसए. एक कोई कन्वेंशन टुक प्लेस इन यूएसए दैट टाइम. वहाँ पर इसकी पहली बार जब डिस्कशन हुआ तो वहाँ पर हुआ इसका डिस्कशन इन दैट कन्वेंशन, एंड इट वाज द फर्स्ट नेशन टू एक्सपेरिमेंट विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इससे पहले कभी रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था किसी भी कंट्री में, कभी भी नहीं हुआ था ऐसा. वहाँ पर उन लोगों ने वो कन्वेंशन हो रहा था, एक काइंड ऑफ वर्कशॉप वाज गोइंग ऑन एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर अटेंडिंग इट एंड दे expressed an interest that there should be some document, written document, legal set of rules should be there which should be followed uh, in order to run any country. So they were talking about their country for that time. क्योंकि आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज जो हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट हर कंट्री पर ही एक तरीके से रूल किया हुआ है ऑफ द वर्ल्ड, not only just India, because we are Indians and we only know about the history of our country and we do not focus on the other side or the other countries history or something like that, या global history के बारे में हम focus नहीं करते, but the people over the I would say centuries, ये लोग पूरी दुनिया में हर कंट्री पे जाके रूल ही किया करते थे. तो US was, there was a time when US was also under UK, कि वहाँ पर उनको भी रूल किया है उन्होंने. सो यूएस बिकेम दी, जब वो वहाँ पर रूल कर रहे थे तो यूएस देन बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक्सप्रेस किया कि हम एक रिटर्न कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या रिटर्न सेट ऑफ समथिंग वी विल ड्राफ्ट, सो दैट द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लेड द फाउंडेशन टू द आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर हम पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवोल्यूशन जैसे पढ़ रहे हैं हम, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन तो कहाँ एक्सप्रेस हुआ, ये इंटरेस्ट यूएसए में कन्वेंशन में इंटरेस्ट ये डिस्कस हुआ, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन
ने ही एक फाउंडेशन बनाया जिस जो जहां पर की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली एड्रेस हुआ कि वी विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन यही जैसे हम लोग भी यहाँ पर अपनी कंट्री में भी रिवॉल्यूशन करते थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड ऑल, तो वो सब कंट्रीज जहाँ पर वो लोग उस टाइम पर रूल कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, लाइक 12th centuries, 13th centuries, then 14, 15, 16 centuries, ये उस टाइम की बात हो रही। तो उसके बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ, and that French Revolution succeeded in giving a greater development to the constitutionalism. USA ने भी अपना एक इस तरीके से कुछ interest show किया, and then they started working on their constitution. Later on, French came into the picture, and they also succeeded. That revolution, the French Revolution, also succeeded in giving the ग्रेटर डेवलपमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को उन्होंने भी समझा उस पर्टिकुलर टर्म को कि हमें भी ऐसा कुछ अपनी कंट्री के लिए होना चाहिए, हमारे पास भी द रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सजेस्टेड अ वे ऑफ रिकंसाइलिंग ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट। पावर ऑफ द स्टेट मतलब जो भी कोई कंट्री है, कोई भी स्टेट है, चाहे वो फ्रांस है, यूएसए है, कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि वो एक स्टेट को पावर असाइन कर रहा है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन पावर ही असाइन करता है टू दी गवर्नमेंट ऑल्सो, उसमें गाइडलाइंस क्या क्या हैं, क्या गाइडलाइंस लेट डाउन है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो सब कुछ डिटेल में सब कुछ ड्राफ्टेड है एंड इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज जिसका भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो उसमें ये पावर ऑफ द स्टेट सब कुछ डिफाइंड होता है with the rights of the people, duties of the people, and lot many other things. So the evolution of all these rights is a long history in the UK, US, and France. These three countries were focusing main on the constitutionalism. Magna Carta in 1215, Habeas Corpus Act in 1619. ये सारे acts हैं, different acts जो तब आए और इस नेम से आए। कब आए मैं आप ये देख सकते हैं कि Magna Carta, it was also a kind of an act which was there in 1215. This Habeas Corpus Act was also formulated and that was in 17th century. basically year था 1679, Bill of Rights 1689 में यूके में पास हुआ, Declaration of Independence 1779 में यूएसए में हुई। जैसे 4th of July मैंने आपको बताया था कि वी सेलिब्रेट आर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ऑन 15th of August. यूएस ऑल्सो सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 4th of July, बट उनको मिल बहुत पहले गई थी, हमें 1947 में मिला था, उनको 1779 में मिल गई थी इंडिपेंडेंस, बट दे वर ऑल्सो बीइंग रूल्ड बाय द यूके। तो डिक्लेरेशन हुआ कि ठीक है इंडिपेंडेंट हो गया है यूएसए। फ्रेंच डिक्लेयर्स इट्स राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स इन 1789। फ्रांस को भी जो अपना इंडिपेंडेंस मिला और उन्होंने भी अपना कंट्री को रिपब्लिक डिक्लेयर करा, दैट दे आल्सो हैव गॉट दी, उन्होंने उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या नाम दिया, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स ऑफ 1789। ये पर्टिकुलर एक्ट उन्होंने बनाया अपनी कंट्री के लिए, फ्रांस ने, एंड दे डिक्लेयर्ड इट एज दिस नेम एंड फॉर्मुलेटेड इन 1789। तो ये सब फॉर्मुलेशन आप देखिए कि कौन सी सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी तक इवोल्यूशन होता आ रहा है, कि हर कंट्री ने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की कोशिश करी। बहुत सारे मोनार्क लॉर्ड्स होते थे उस टाइम पे और फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। कुछ लोग कुछ कंट्रीज मोनार्क लॉर्ड्स को फॉलो करते थे, कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स को फॉलो करते थे। दिस इज द हिस्ट्री नॉट ओनली ऑफ आवर कंट्री बट ऑफ द globe, you can say globe or the world. The results of these revolution, different kinds of revolutions were there in France, USA, USSR, and overthrow the colonial rule in the third world countries. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं उस वक्त? आज के टाइम में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को किसी को नहीं हम बुलाते हैं, बट उस टाइम पर जब ये सब मतलब रूल हो रहा था यूएस पर और फ्रांस पर और यूके कर रहा था, whatever that time, basically even the Russia, USSR that time it was called. तो वहां पर क्या क्या हुआ था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नाम दे दिया गया था, जो हमारी कंट्रीज हैं एशिया अफ्रीका, ये जो जैसे एशिया की जो कंट्रीज हैं बहुत सारी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता था बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ नाटो ऑल्सो। अगर आपने पढ़ा होगा, नाटो वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें कि कंट्रीज वर द पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन, जिनको अथॉरिटीज मिला करती थी कि दुनिया का कोई डिसीजन अगर जैसे आज यूएनओ है, दैट टाइम देयर वर सर्टेन अदर अथॉरिटीज।
तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको कहा जाता था, जैसे some of the countries of Asia and Africa that were not aligned with the with either the US या सोवियत यूनियन का भी पार्ट नहीं हुआ करती थी, यूएस का भी पार्ट नहीं हुआ करती थी, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ नाटो ऑल्सो। लेकिन आज के टाइम में ना तो सोवियत यूनियन अब एग्जिस्ट करता है और ना ही हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये वर्ड भी अब हम दुनिया में यूज नहीं करते हैं। दिस इज लिटिल ऑफेंसिव if somebody would say India or some other country as a third world countries, जैसे बोलते हैं तीसरी दुनिया है ये, तो वो अब ऑफेंसिव समझा जाता है। एंड दिस टाइम नाउ वी डोंट यूज इट, that time it used to be used very often because इन सब कंट्रीज में जहाँ जहाँ भी कॉलोनियल रूल था, यानी कि यूएस या अंग्रेज लोग रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, ये वो कंट्रीज थी। और इन कंट्रीज को जहाँ पर भी वो रूल करते थे, उन कंट्रीज को यूके अपने अंडर मानता था कि जो हम कहेंगे वही होगा, बिकॉज दीज कंट्रीज डिड नॉट हैव द पावर टू डिसाइड एनीथिंग। कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए UK was the head, and it used to tell in the that particular whatever conventions happened or whatever that organizations were taking decisions, वो यही बोलते थे कि ठीक है, whatever decision we will take, for example India was under UK, so it used to say कि ठीक है, जो भी हम डिसाइड करेंगे इंडिया में वो रूल होगा, रादर कि इंडिया के कोई रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वो कुछ डिसाइड करेंगे। ठीक है, जब ये सब हो रहा था, that was the time when the actual concept of constitutionalism has taken deep roots, and every of the country they just thought that we will have our constitution. उस टाइम पर उन्होंने एक्ट्स तो डिफरेंट एक्ट्स बना दिए थे, डिफरेंट ईयर्स में भी बना दिए थे अपने अपने नेम से, और कुछ लेट डाउन उन्होंने अपने रूल्स कर दिए थे। बट देन आफ्टर दैट कंस्टिट्यूशन वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, और हर कंट्री ने अपना स्टार्ट कर दिया कि हम पहले तो अपना वो फ्रीडम के लिए लड़े, और फ्रीडम मिलने के बाद अपना रिपब्लिक भी वो हो गए। रिपब्लिक होने का मतलब होता है दैट दे हैव ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेट ऑफ देयर रूल्स and brought it into the existence. That is the follow up of the constitution of any country. So the constitution can be defined as the fundamental laws, comma, customs, conventions, rules and regulations, या फिर ये स्टिपुलेट करे कि हाउ अ कंट्री इज गवर्न, कैसे एक कंट्री चलेगी, इज व्हाट इज लेड डाउन इन एनी constitution. While constitutionalism can be defined as a principle which is not just a constitution but put limitations to the activities of the Indian individuals and the government. So अगर कोई आपसे पूछे कि डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है, दिस इज द ओनली डिफरेंस वी वुड से कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक सेट ऑफ कम पर खोलना। So constitution basically is a document जहाँ पर सारे laws, customs, conventions, rules, regulations laid down है। लेकिन constitutionalism की जब हम बात करें तो उसमें एक अथॉरिटी भी दी गई है इंडिविजुअल्स की या गवर्नमेंट को, जो भी पावर्स दी गई हैं उस पर एक रोक लगाने के लिए। मीन्स एनीबडी, even if the person is the government of the country, do not have the unlimited powers. मतलब unlimited powers किसी के पास नहीं है, हर किसी के पास एक लिमिट लगी हुई है। whatever authorities and powers you have, all the rights you have, you can enjoy it, but there is some authority to it, there is some judiciary to it to control it so that you do not misuse your power. ठीक है, so constitutionalism is over. Constitution and constitutionalism, that is over. Basically constitution we have already studied since long, and constitutionalism was this particular topic which we covered, which is now covered. So if you have any questions now in this topic, let me know, otherwise I'll just quickly close it and I'll share with you the next topic. Is there any question with anybody, any doubt in this topic? Okay, I'm assuming that it is clear to everyone now. I'm going to share with you guys a new screen now. Fundamental rights we have already covered. I will otherwise also share with you guys the fundamental rights PPT, or if we will get some time later on, we can discuss again in detail about that. But you can always get a separate question on fundamental rights with you guys. It can always be there, a big question you can receive, a long question of
14-15 marks, whatever pattern you have as per the university. So there your syllabus basically is divided in the content. You can say into 15 points, which covers the content of the syllabus. So this is fourth or fifth topic, I think, which says fundamental duties and its legal status. This screen, I hope, is visible to everyone. So the next topic I'm going to discuss now is fundamental duties and its legal status. Now, fundamental rights there were 6 fundamental rights which we studied, which says that every citizen of the country, every citizen of India. Now, I'm talking about Indian constitution or the constitution of India and not about the global thing. So fundamental duties किसी भी citizen की क्या है? Fundamental rights so we already enjoy, everybody does कि ठीक है ये हमारे 6 fundamental rights हैं, and being the citizen of the country we enjoy these rights, and we are going to implement it in our lives, routine lives also. But with those fundamental rights, there are certain fundamental duties also while being the Indian or the citizen of the country. We will have to fulfill, or we are abide to follow or fulfill these duties. These duties are basically our responsibilities. Duties basically are the responsibilities which every citizen has to fulfill. First fundamental duty of ours would be to abide by the constitution and to respect ideals of the constitution and the institutions and national flag and the नेशनल एंथम. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लाइक पार्लियामेंट है जहाँ पर सब डिस्कशन होता है, या द पीपल ऑफ या लोकसभा राज्यसभा के जो लोग हैं, दे उनका ऑफिस क्या है, दे विजिट द पार्लियामेंट. दोज आर ऑल दी रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन. दिस आर ऑल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली. या हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, या नेशनल एंथम है हमारा जनगण मन. दोज ऑल थिंग्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस. मतलब वी विल हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दीज. अब इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना इज आवर ड्यूटी. और अगर हम ये नहीं करेंगे, लीगल स्टेटस ये है कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द ड्यूटी, द एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अस. इफ वी डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, या हम लोग नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस दैट समवेयर इन द कंट्री नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और समथिंग, वी आर नॉट पेइंग अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स इट, वी आर नॉट स्टैंडिंग और समथिंग व्हिच इज अ जेस्चर, बेसिक जेस्चर वी हैव टू फॉलो, या नेशनल फ्लैग की हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट acceptable in our country from any of the citizen of the India. We are given the citizenship. We are basically the citizen of this country, and we have to abide with all those fundamental duties which are assigned to us. So this becomes first or the most important fundamental duty of ours, that we have to respect the constitution. जो भी constitution में law बना हुआ है, हम law के against नहीं जा सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि constitution में ये चीज़ लिखी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं मानता. या ये fundamental duties भी, of course it is also written in the constitution. तो हम अगर कोई चीज़ इसमें से fulfill नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, so there is no choice to it. We have to respect constitution. We means everybody, anybody and everybody who is belonging to this country and who is the citizen of this country. Everybody, it is applicable to everyone, no matter at what position you are. किसी भी position पे आप हैं, आपको उस position के हिसाब से respective rights तो मिल जाते हैं और ज़्यादा authorities मिल जाती हैं, but it doesn't allow you to not follow your duties, no matter who you are. Okay, next fundamental duty of our of us or the Indians is to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle of freedom, national struggle for freedom. We have to respect that idea also. There were certain strugglers, there were so many strugglers. Because of their struggle, because of whose struggle, we actually got the freedom in 1947. And it was a long rule. It was very you can say colonial, which we were the colony basically of UK. So that particular thing has actually there were so many ideas which our freedom fighters have they followed it, and we actually should be inspired with all those who struggle for them, and we should have a respect for our independence also, and we should continue with this independence. We should not allow our free country now in the hands of somebody who actually is not or challenging our freedom or something. So this basically that we should cherish and follow those. We cherish in the sense we should enjoy, we should again respect those ideas, those noble ideas.
that because of the struggle of somebody, because of the sacrifice of somebody, we have got this freedom, and we should remember that always. जिसकी वजह से हम freedom को celebrate भी करते हैं every year. It is the freedom which we celebrate, and we remember the struggle of the people, we remember the sacrifice of the lives of the people जिन्होंने अपनी जानें ही गवा दी हैं उस freedom में. So this is the again next fundamental duty of ours, to actually cherish this freedom जो हमारे पास है. वी शुड ऑलवेज रिकग्नाइज इट एंड वी शुड रिस्पेक्ट इट कि हाँ हम लोग अपनी फ्री कंट्री में वी आर एबल टू ब्रीथ एंड वी आर नॉट एनीबडी एल्सेस स्लेव. हम अब किसी के गुलाम नहीं है. स्लेव्स आर गुलाम या नौकर नहीं है वो हम किसी के. नो मैटर गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो देयर इन द पावर, वी आर नॉट द स्लेव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. This is what it is. Next, the fundamental duty next would be to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. हमारी कंट्री की जो एक sovereignty है, sovereignty basically होता है कि there would be somebody who is, you can say now it is the government of the India, or maybe the highest authority in the government is President of India. So sovereignty का मतलब होता है कि हम अपनी इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई प्रेसिडेंट है या कोई पर्सन, एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो रूल कर रही है, गवर्नमेंट भी है, वी हैव टू रिस्पेक्ट इट. और जो हमारी कंट्री की यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, इन सब चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करें, ये हमारा राइट है. अब somebody else would again, it should not happen that we being the citizen of the country is allowing UK or any other country to come again on us and rule on us. It should not be that, right? We should be united, no matter whatever number of states we have, no matter what number of languages we are following, we accepted, or but there should be a unity kind of a thing at the end of the day. Or at the foremost thing is that foremost important thing is that we all are Indians first, and we are not representing any state or anything like that. So we have to uphold and protect the sovereignty of our country, unity and integrity. Integrity से क्या समझते हैं हम लोग? Integrity of the country, integrity word of the country से भूल भी जाओ. What do you mean by integrity as a word? That means that we have to be honest. We have to be honest or loyal towards anything. हम कुछ भी अगर काम करते हैं, if we are in an organization or if we are in a family also, we are very integral part of anything. We are expected the integrity. So integrity of India भी हमें protect करना है. कैसे? That we being the citizen of the country have certain rights, we have certain access to certain things which no other countryman would have. तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ को मिसयूज करें और अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम करें जिससे कि देश को ही नुकसान होता है. दिस कॉल्ड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमें इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना है कि हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल भी हैं. हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस सिटीजनशिप कि हम इंडिया में हैं और हम इंडियन हैं, तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम जाके अपने दुश्मन कंट्रीज को ना दे दें. दैट इज व्हाट इट इज. तो सिटीजनशिप का एक ये भी ड्यूटी बनता है हमारा कि हम अपनी यूनिटी और इंटेग्रिटी दोनों को सेफगार्ड करेंगे. Next fundamental duty of ours would be to defend the country and render national service when called upon to do so. We should be knowing this. We do not know this, but generally it is the right of the government, you can say, or the country. India का या हमारी country का ये एक right है कि जब कभी हमारे देश को किसी की भी जरूरत पड़ रही है, in any way, हमारी किसी भी तरह से सर्विस की जरूरत पड़ रही है, we all have to be available. This is our duty, although we don't think about it because that is an emergency kind of a situation. और daily basis पर ये काम नहीं होता कि कंट्री को हमारी जरूरत पड़े इस तरह से कि हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़े. बट अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि कंट्री को किसी भी बंदे की या पूरे ही एंटायर नेशन 135 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ गई बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ सम एनी सिचुएशन, emergency situation which can arise any time in the future also, then it is our duty to render that service whenever any service is called upon to do so. It can be anything. It can be कि हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें जाकर हथियार उठाकर चलाने हैं, बॉर्डर पे लड़ना है और ऐसी जरूरत पड़ गई है इमरजेंसी में, so we will have to do that. We have to do that. This is our duty. और ये सिचुएशन कब आ सकता है?
इट कैन एनी टाइम अराइज, ऑल्दो वी डोंट थिंक अबाउट इट, बट इट कैन अराइज एनी टाइम। अगर वर्ल्ड वॉर कभी भी हो जाए, कुछ भी किसी भी रीजन से हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, या प्लान ही कोई वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, एंड आर आर्मी इज नॉट सफाइसिंग टू एक्चुअली रेंडर इट्स सर्विसेज और टू सेफ गार्ड द कंट्री, तो कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए फिर आर्मी के अबव जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी सर्विस के लिए, नेशन कैन बी can always call upon for these things. So this is also our duty to defend the country, to safeguard the country, and render our service for anything whenever it is called upon. Got it? So next fundamental duty is to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. एक तरीके से ब्रदरहुड, भाईचारा जो हम हिंदी में बोलते हैं कि एक जन भाईचारा जो हम सब में होना चाहिए, बीइंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड बी देयर, एंड वी बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया शुड प्रमोट हार्मनी। हम हैप्पीनेस को प्रमोट करें, हम भाईचारे को प्रमोट करें और डिसहार्मनी को प्रमोट नहीं करें। ये नहीं सोचें कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम जिस कास्ट को है, जिस रिलीजन को हम प्रमोट करते हैं, वी आर बेटर देन अदर्स, और द अदर पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री आर नॉट इक्वल टू अस और समथिंग लाइक दैट, या इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, या इनका रिलीजन डिफरेंट है, या ये छोटे रीजन से आते हैं। रिलीजन रीजन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनका रीजन वो नहीं है, या रिलीजन हमारे जैसा नहीं है, ये डिफरेंट सेक्शन से आते हैं, कुछ भी ऐसा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें इसमें कोई भी जो बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एंड वी हैव टू प्रमोट द हार्मनी अमंग ऑल, एज वी से दैट देयर इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। की डाइवर्सिफिकेशन तो हर चीज़ में है हमारे यहाँ, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर ले लो, चाहे वो कास्ट को लेकर कर लो, क्रीड को ले लो, कलर को ले लो, वेदर ले लो, स्टेट्स, कुछ भी, कितना भी हम ले सकते हैं, कल्चर हम ले सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट फेस्टिवल्स हम ले सकते हैं। जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी हमारी इस कंट्री में है, उतना किसी भी कंट्री में, दूसरी दुनिया में नहीं, इस दुनिया में दूसरी किसी भी कंट्री में नहीं है। It is only India which has got so many recognized official languages written in the constitution. There are so many religions which are being followed in our country, and we obviously are the combination of 135 crore people, and everybody has got its language, different language we follow. We have got our local language also. We are learning the other languages also, international languages as well. Like English is not our language, but we are learning, and we are competing in the global market also because of this. So this is also our duty कि हम आपस में तो एक दूसरे को बराबर का समझें और किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझें, because whosoever is the citizen of the country has got the same right। जो आपके पास राइट है एक कंट्री का सिटीजन होने के नाते, वही किसी दूसरे पर्सन के पास भी राइट है, चाहे वो किसी दूसरे रिलीजन का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी कम फॉलो करने वाले रिलीजन से आता हो, या किसी ऐसी कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता हो जो शायद हमें ना समझ आती हो, लेकिन एक बहुत छोटे से पार्ट में बोली जाती हो हमारी कंट्री के, बट वी हैव टू नॉट promote that disharmony but to promote harmony, and we should follow the common brotherhood also. नेक्स्ट इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो भी हमारा कंट्री का जो हमारा कल्चर है कि वी आर वन कंट्री, वी आर वन कंट्री, दैट वी शुड वैल्यू एंड प्रिजर्व। वी शुड एक्चुअली प्रिजर्व दिस रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमारा जो एक कल्चर है, बेसिक कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ हमारे ही देश में होती हैं, कहीं और नहीं देखी जाती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं विच यू इन पर्सन लाइफ ऑल्सो विल सी दैट नो अदर कंट्री विल फॉलो इट। it is derived and it was born, that heritage was born in our country only। तो हमें उसको भी प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व सेव करके रखना है। वैल्यू तो हम हमें ही वैल्यू करना है, वैल्यू कोई और करने तो बाहर से आएगा नहीं हमारे हेरिटेज को, और जो हमारा कल्चर है उसको हमें प्रिजर्व भी करना है वैल्यू करने के साथ साथ, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। This is also our duty. Next fundamental duty of ours will be to protect and improve the natural environment like forest। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। ये सब कुछ गवर्नमेंट, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने करना है, बट अगर हम एज एन इंडिविजुअल अपने लेवल पर भी अगर ऐसा हम सेफ गार्ड और इम्प्रूव या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, सो आवर कंट्री कैन बी अ बेटर प्लेस। सो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, हम पेड़ को जो काटते जा रहे हैं, पेड़ों को, फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, दोज थिंग्स शुड नॉट बी देयर।
देन रिवर्स हैं, पानी जो बह रहा है, दरिया हैं, इतने सारे लेक्स हैं, वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं, खुद ही गंदा कर रहे हैं हम जाके। इफ़ यू सी महाराष्ट्र में या कहीं पर भी हमारी कंट्री में जहाँ पर भी ये ओशंस हैं या बीचेस होती हैं, वी बीइंग द सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड नॉट बी डूइंग सच एक्ट जिससे कि वो पानी भी गंदा हो रहा है या फॉरेस्ट ही खत्म हो जा रही है, क्योंकि इस चीज़ का इम्पैक्ट आगे आने वाली जनरेशन जो हमारे देश के सिटीजन होंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर ही पड़ने वाला है इसका रॉन्ग इम्पैक्ट। तो हमें नेचुरल एनवायरनमेंट जो है इसको जितना ज़्यादा हम कम एक्सप्लॉइट कर सकें उतना कम हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, कि हम फॉरेस्ट नहीं खत्म कर रहे हैं, हम पानी को ज़्यादा गंदा नहीं कर रहे हैं, हम पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वट एवर रिक्वायरमेंट इज़ देयर ऑफ एनी रिसोर्स विच वी हैव टू यूज़, हमें वो लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, और एटलीस्ट यूज़ अगर हम प्रॉपर कर भी रहे हैं तो वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी थिंक कि हमने ऐसा होता है बहुत बार कि व्हेनेवर वी जस्ट कंज्यूम एनीथिंग, हम बी द वन हू बिलोंग टू गुड सोसाइटी से और लेवल यहाँ पर हमारा या फैमिलीज अच्छा लेवल है, तो हम क्या करते हैं, हम खाने का भी वैल्यू नहीं करते हैं, एट टाइम हम खाना भी वेस्ट करते हैं, बट दैट खाना बेसिकली इज नॉट बिलोंगिंग टू अस बट इट इज बिलोंगिंग टू द कंट्री, क्योंकि नेचुरल कुछ एक्सप्लॉइटेशन होकर वो खाना किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, एंड वी हैव गॉट नो राइट टू वेस्ट इट। इफ वी कैन नॉट यूज इट वी शुड बी गिविंग टू समबडी एल्स, कि हम किसी और के खाने का राइट छीन रहे हैं अगर हम कुछ भी वेस्ट करें। सो सेम अप्लाइज विद वाटर ऑल्सो, सेम अप्लाइज विद दी रिवर्स, लेक्स या फॉरेस्ट के लिए भी हम कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज फॉरेस्ट एक्चुअली में क्या प्रोवाइड कर रही है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, विच इज द बेसिक सोर्स ऑफ बीइंग अलाइव। खाने से भी ऊपर है, मतलब पानी से भी ऊपर है, दैट वी हैव टू यूज द फ्रेश एयर, वी नीड टू यूज द फ्रेश एयर, और वही नहीं है हमारे पास अभी। एंड वी आर ऑल्सो एक्सप्लोइटिंग फॉरेस्ट एट अ वेरी फास्ट पेस, कि वो भी नहीं बचेगा आफ्टर like 20-30 years we might not have the enough oxygen also to even survive। तो ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसे प्रोटेक्ट करें, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारे देश का है उसको हम प्रोटेक्ट करें। फंडामेंटल ड्यूटी टू डेवलप, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कुछ भी हम वी बीइंग द ह्यूमंस शुड ऑलवेज बी प्रमोटिंग एंड ट्राई टू डेवलप द ह्यूमनिज्म। अपने अंदर एक होता है ना कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ जिसे बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में या अपनी नॉर्मल टर्म्स में, दैट ह्यूमनिज्म हैज़ टू बी alive among us. It should not be that we are doing anything which is not या inhuman है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ हम नहीं करें। This is also our one of the duty. We should always be maintaining or trying to develop anything and everything which will be a kind of support to our country. साइंटिफिक टेम्पर मतलब यू बीइंग दी इंजीनियर्स कैसे सपोर्ट कर सकते हो अपनी कंट्री को इन योर स्ट्रीम, डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वे सो दैट यू कैन बी दी, you can take your nation to a like next level, right? Scientists say what they would do to take this country to the next level, or anybody who is into whatever respective profession should develop that particular spirit, that we should be bringing the reforms क्या होता है, जो भी हम पहले काम कर रहे हैं अगर उस चीज को और बेटर तरीके से किया जा सकता है तो रिफॉर्म कर रहे हैं हम उस चीज को, so that we should always be open to that. Humanism should always be there with us. We cannot be inhuman to the other human beings or to the other living beings also, not only humans but it includes the other living creatures including animals and all that. ये हमारा basic duty है which we should do, we do not do it, but मैं आप लोगों का इस वाले लेक्चर का अटेंडेंस चेक कर लेती हूँ, जो मैं आपको कल की अटेंडेंस का दूंगी, और जो अब नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट होगा आफ्टर 10 मिनट्स वो आपकी आज की अटेंडेंस हो जाएगी। आई एम क्लिकिंग द अटेंडेंस, गिव मी अ मिनट। I have not given the assignment to you guys for Constitution of India. मैं आपको assignment आज दे दूँगी. Today is Friday. You can submit it by next Friday also. Hopefully, I'll give it to you today or maybe latest by Monday. So you'll have a week's time, and we can cover. I will try to cover all those topics in that assignment also, which we will cover today in the next class also.
वो आप मुझे प्लीज सबमिट कर दीजिएगा. आई एम ट्राइंग टू ड्राफ्ट द क्वेश्चंस एज मच questions can be drafted by the university in your exams. आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन चूज करके, कोई भी एक क्वेश्चन को चूज करके जितना डिटेल बना सकते हैं उसका, से मिनिमम ऑफ 5-6 पेजेस का एक असाइनमेंट हैंड रिटन आपको मुझे इसका भी देना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का तो ऑलरेडी दे ही दिया है, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी दे देती हूँ. बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपके सेक्शन में अभी तक कवर नहीं करे हैं. इट दिस आई थिंक इफ वी आर डिस्कसिंग दिस इज द थर्ड और द फोर्थ टॉपिक ऑफ योर सिलेबस अभी तक. So we have to move a little fast to cover the syllabus. There's 1 minute left. I'll cover this fundamental detail also. To safeguard public property and absorb violence. Public property is the property which is there for us, for the citizens of the country. हमारे यूज के लिए जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज है, एयरलाइंस है, या कोई और बसेज हैं, या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि स्टार्ट करी गई है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट इट इज फॉर द यूज ऑफ द पब्लिक. लोकल जो हम लोग पीपल है ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनके के लिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई गई है. तो हमें अपनी उस पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है. और वायलेंस भी, जैसे कुछ लोग वायलेंस भी आजकल कर देते हैं, बसेस जला दी, ये कर दिया, कुछ ऐसा. सो दैट हैज टू नॉट टू बी डन. देयर इज अ लॉ दैट वी कैन बी पनिश्ड अगेंस्ट इट. दैट शुड नॉट बी डन. So we have to safeguard this public property and absorb violence. मैं 10th वाला जो है अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रही होगी. This class will get over and after 5 minutes we will start the next class. Okay, किसी को कुछ questions अभी हैं, so you can just think and ask me in the next class.